गीता वहां सोफे के पास रखे काउच पर ठाठ से बैठी हुई रौब में घूंट घूंट करके पानी पी रही थी। उसे खुशी थी कि अब गौतम और अवनी उसकी आंखों के सामने हैं और अकेले वक्त नहीं बिता रहे। इससे पहले कि उससे कोई कुछ पूछता, गीता ने एक फरमान जारी किया। सब लोग मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। मैं कल के कल महारानी एक्सप्रेस टूर पर 7 दिनों के लिए रवाना हो रही हूँ। गीता के मुंह से महारानी एक्सप्रेस टूर के बारे में अचानक सुनकर गौतम, अवनी और अनिल तीनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें नहीं पता था कि गीता कुछ ऐसा प्लान बनाए बैठी है। अनिल को गीता की ये बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने गीता से पूछा, आखिर किस खुशी में महारानी एक्सप्रेस टूर के लिए जा रही हो? गीता अनिल की बात को बीच में काटते हुए कहती है, अरे इतना बड़ा घर मिला है और मैं इतने बड़े घर की मालकिन जो बन गई हूँ, तो क्या अपनी सहेलियों के साथ जश्न भी ना मनाऊं और ना बताओ कि अब सबसे बड़ी हवेली मेरी है। सिर्फ 7 दिन की बात है, तुम ज्यादा टेंशन ना लिया करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि हमें इस विला में शिफ्ट होना चाहिए। मैंने पता किया कि यशवंत माथुर ने इस विला को कम से कम 25-30 करोड़ में खरीदा होगा। अगर आगे जाके उन्होंने अपना मन बदल दिया और गौतम से विला वापस मांग लिया तो हम बड़े विला के चक्कर में सड़क पे आ जाएंगे। अनिल की ये बात सुनकर तो गीता के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उसकी नाक पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। देखो जी, मुझे ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये विला मेरा है और यहाँ की महारानी मैं हूँ। मुझे मत समझाओ क्या सही है और क्या गलत। अगर तुमने इस विला को मुझसे अलग करने की बात की ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। फिर मुझे कुछ मत कहना। गीता की बात सुनकर अनिल के साथ साथ गौतम और अवनी के भी होश उड़ गए थे। अवनी को परेशान देख गौतम तुरंत अनिल और गीता को समझाने लगता है। मम्मी जी, डैडी जी, आप दोनों शांत हो जाइए। डैडी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। विला के पेपर्स ऑलरेडी मेरे नाम हो चुके हैं। अब ये विला हमसे कोई भी नहीं ले सकता। मम्मी जी, यहाँ की हर एक चीज आपकी है। उसे तोड़ो फोड़ो, सजा कर रखो, जो करना हो वो करो। ये हुई ना समझदारी वाली बात। वैसे मेरे साथ रहकर तुम में भी थोड़ी थोड़ी अकल तो आ ही गई है। गीता की बात सुनकर सभी हंसने लगे। घूमने की खुशी ने गीता के चेहरे पर 4 चांद लगा दिए थे, जिससे पूरे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया था। गीता ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए वहीं बैठे बैठे हर जगह यह बात फैला दी कि वो इस आलीशान विला में शिफ्ट होने वाली है। चलो मॉम, छोड़ो ये सब बातें और बताओ कि तुम्हारी ट्रिप की टिकट कैसे बुक हुई? अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई। तुम्हें पता है अभी ऑफ सीजन चल रहा है, इसीलिए टिकट बहुत ही सस्ती मिल रही थी और औरतों के लिए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट था। और तुम्हें पता है मुझे 3rd क्लास केबिन में शेयरिंग की सीट मिली और टीसी के साथ सेटिंग करने के बाद पूरी ट्रिप सिर्फ 40,000 में पूरी हो जाएगी। कितना जबरदस्त होगा ना। गीता की खुशी देख सभी लोग बहुत खुश थे। अगली सुबह गौतम और अवनी गीता को लेकर सुबह 5 बजे गाड़ी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। लगभग 4 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो लोग दिल्ली पहुंचे। पूरे रास्ते गौतम के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि आज जब गीता वहां से चली जाएगी तो अवनी को भड़काने के लिए यहां कोई नहीं होगा। उसके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अवनी के मन में भी उसके लिए कुछ तो है। वो अपने मन में यही सपने सजा रहा था कि हो सकता है आज की रात वो दोनों एक हो जाएं। अगर आज मुझे मौका मिला तो मैं अवनी को अपने दिल की सारी बातें बता दूंगा और अपना राज भी। मुझे यकीन है कि वो मुझ पर एतबार करेगी। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। गौतम, अवनी और गीता गाड़ी से बाहर निकले। अवनी गीता का सामान निकालने के लिए डिक्की की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी, जो लगभग 3 या 4 करोड़ की होगी, वो गाड़ी बहुत तेजी से अवनी की तरफ से गुजरी और आगे जाकर रुक गई। इस वजह से धूल का गुबार हवा में फैल गया। तुम ठीक तो हो ना अवनी? गौतम ने घबराकर अवनी से पूछा। हाँ गौतम, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गौतम को गाड़ी चलाने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे ही आगे जाकर उस गाड़ी के शीशे में देखा तो उसे पता चला कि ये गाड़ी शनाया चला रही थी
और उसके साथ वाली सीट पर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। उसके पीछे वाली सीट पे शनाया की मां नेहा और नेहा की सहेली विभा भी थी, जो महारानी एक्सप्रेस टूर पर जा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।